दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं पीएन चतुर्वेदी। आपने न्यूज़ सुनी होगी दोस्तों कि 3 जनवरी 2026 को पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो चुने हुए राष्ट्रपति से भले ही चुनाव रिग्ड था, श्री निकोलस मदुरो को उनका अपहरण करके उनको न्यूयॉर्क के जेल में बंद कर दिया गया है और उनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलाया जा रहा है। यह एक अप्रत्याशित घटना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और हम आज समझेंगे कि वेनेजुएला का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने किन कारणों से मदुरो को का अपहरण किया, उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो नार्को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार हैं और वो अपने घर में बहुत ही खतरनाक हथियार रखते थे जिससे अमेरिका को खतरा था। तो दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि क्या ये हथियार और नार्को टेररिज्म कारण था या कोई और कारण था। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। तो दोस्तों हम चलते हैं कि वेनेजुएला का अस्तित्व कैसे आया। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न हिस्से में साउथ अमेरिका का एक देश है जिसमें पहली बार यूरोप से जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 में अमेरिका गए तो वो वेनेजुएला गए। वेनेजुएला बहुत सुंदर था, देखने में वेनिस जैसा दिखता था, तो उसका नाम रखा गया लिटिल वेनिस, जिसे स्पेनिश में वेनेजुएला कहा जाता है। वेनेजुएला में क्रिस्टोफर कोलंबस के जाने के मुश्किल से 20 साल के बाद ही वहाँ स्पेनिश कॉलोनियाँ इस्टेब्लिश होने लगी। 1521 से 1523 में वहाँ इस्टेब्लिश होने लगी स्पेनिश कॉलोनी। ये वही समय था जब भारत में 1526 में बाबर ने मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी। तो भारत से इसको इस तरह से कोरिलेट करते हैं। राजधानी इसकी जो काराकास है वो 1567 में इस्टेब्लिश की गई। 1567 मतलब भारत में वो जंग काल का चरम समय था। और एक जो फेमस नाम लैटिन अमेरिका में है साइमन बोलीवार का, जो एक रिवोल्यूशनरी थे, उनका जन्म 1783 में हुआ था। जो वेनेजुएला है उसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों कि एक लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका की सबसे अधिक अर्बनाइज्ड कंट्री है, सबसे अधिक शहरीकृत कंट्री है, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सत्यापित क्रूड ऑयल का भंडार है। यहाँ कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइट और गोल्ड भारी मात्रा में पाया जाता है और इसकी एरिया क्षेत्रफल लगभग 9,16,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो नाइजीरिया के बराबर है और पाकिस्तान से थोड़ा बड़ा ही है। इसकी जनसंख्या करीब 30 मिलियन से ज़्यादा है और यहाँ के लोग स्पेनिश बोलते हैं। यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के बराबर है। भारत जो हम लोग अपने को इतना विकसित हुआ मानते हैं, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पुरुषों की 67 साल है जो भारत में 70 साल है, और महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेनेजुएला में 76 साल है जो भारत में मात्र 73 साल है। 1958 से 1998 के बीच यहाँ कुछ डिक्टेटरशिप के साथ डेमोक्रेसी चलती रही और इसके बाद ह्यूगो चावेज का समय आता है जो 1998 में शुरू होता है और यहीं से अमेरिका के संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जब 1521 से 1523 में स्पेनिश कॉलोनी बनने लगी वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला का विकास पॉलिटिकल और जो डेवलपमेंट का विकास कैसे हुआ, इसमें हम ये देखते हैं कि 1810 में जब नेपोलियन ने पुर्तगाल और स्पेन पर लड़ाई छेड़ी, जिसे पेनिनसुलर वार कहा जाता है, जो 1808 से 1814 तक चली थी, उस लड़ाई के दौरान वेनेजुएला के लोगों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और 1810 में ये लोग नेपोलियन के युद्ध का सहारा लेते हुए अपने को उन्होंने वेनेजुएला को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1819 में रिपब्लिक ऑफ ग्रान कोलंबिया की स्थापना की गई, जिसके सिमोन बोलीवार जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट बने, पहले राष्ट्रपति बने। और 1900 चूँकि वो वेनेजुएला के थे और कोलंबिया से कुछ मामलों में सहमति नहीं थी, इसलिए 1829 में साइमन बोलीवार ने वेनेजुएला को कोलंबिया से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कोलंबिया से अलग हो गए और उन्होंने स्वतंत्र देश वेनेजुएला की स्थापना की। 1829 में
ये पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने के बाद वेनेजुएला पर मोस्टली मिलिट्री डिक्टेटर्स का शासन था। साइमन बोलीवार भी एक मिलिट्री डिक्टेटर ही थे। 1521 में स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के शुरू हो जाने के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद 1749 में स्पेन के खिलाफ पहला युद्ध विद्रोह हुआ, क्योंकि स्पेनिश लोगों ने अब यहाँ अपना अधिकार खोना नहीं चाहते थे, इसलिए 1749 में पहला युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ। और उसी समय है जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्लासी की लड़ाई 1756 में हुई, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर एक तरह से अपना कब्जा शुरू कर दिया वहीं से। इसके बाद आगे बढ़ता है ये युद्ध के बीच और मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बीच 1870 से 1888 के बीच एक एंटोनियो ब्लैंको नाम के डिक्टेटर हुए जो यहाँ के शासक हुए। उन्होंने देश के लिए बड़ा अच्छा काम किया, कृषि व शिक्षा का उन्होंने विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उन्होंने बहुत सारा अपने देश में लाया तथा देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ा योगदान किया, बड़ा मॉडर्नाइज किया। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ये वही दशक था। इसके बाद दोस्तों आता है 20वीं सदी का समय, और 20वीं सदी के प्रारंभ में 1908 से लेकर के 1935 तक एक जुआन गोमेज भी थे वो एक डिक्टेटर थे। उनकी अगुवाई में वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाता है। डिक्टेटर्स ने भी वहाँ के लिए काम किया, लेकिन कुछ डिक्टेटर बहुत ही ज़्यादा जनता को प्रताड़ित भी किए हैं। उसके बाद 1935 में कई दशक के मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो चलती रही पहले की, उसमें पहली बार 1945 में एक सिविलियन अथॉरिटी को मौका मिला इस्टेब्लिश होने का, एक सिविलियन सरकार बनती है, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलती है, 1948 में गिर जाती है, 3 साल ही चल पाती है। इसके बाद 1958 से जो है डेमोक्रेसी का वेनेजुएला में आगाज़ होता है। 1958 से लेकर के 20वीं सदी के शुरुआत तक या 19वीं सदी के 20वीं सदी के अंत तक ये यहाँ रहता है डेमोक्रेसी, लेकिन बीच में डिक्टेटरशिप उसमें भी रहती है। जो 1958 के बाद जो प्रजातांत्रिक सरकारें आई जिसमें चुनाव होते थे, उसमें 1973 में ऑयल एक्सपोर्ट से वेनेजुएला की इकानमी बहुत बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा इकानमी इंप्रूव करती है कि वहाँ की करेंसी अमेरिका के डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के बराबर आ जाती है। लेकिन इसके बाद 1973 में ही वेनेजुएला ये सोचता है कि हमें अपनी जो प्राइवेट इक्विटी लगी हुई थी, जो प्राइवेट पैसा लगा हुआ था बिजनेसेस का वेनेजुएला में, वेनेजुएला की सरकार ये सोचती है कि हमें इसका नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए और वो ऑयल और स्टील इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन कर। यहीं से वेनेजुएला की समस्या की शुरुआत शुरू हो जाती है। 1989 में आप समझिए कि 1980 के दशक में तेल के दामों में भारी गिरावट आती है और जो तेल के दामों का जो तेल के दामों से जो संपन्नता आई थी वेनेजुएला में, वो अचानक आई डिप्रेशन के कारण, इकानमी में आई अचानक डिप्रेशन के कारण वो संपन्नता चली जाती है और ये स्थिति आ जाती है कि वेनेजुएला को IMF से लोन लेना पड़ता है। IMF बहुत इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी के बहुत कड़े मेजर्स लेने के लिए कहता है और इसका परिणाम ये होता है कि वेनेजुएला में हर तरफ अफरा तफरी, दंगे, मार्शल लॉ, देशव्यापी हड़तालें शुरू हो जाती हैं। लोगों में सरकार के प्रति एक तरह का बहुत बड़ा गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। 1992 के आते आते एक मिलिट्री का कैरियर लेफ्टिनेंट कर्नल जिसका नाम ह्यूगो शावेज है, वो 2 बार तख्ता पलट करता है, उसको जेल हो जाती है, लेकिन फिर वहाँ के राष्ट्रपति उसे माफ़ी दे देते हैं और ह्यूगो शावेज फिर 1998 के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। जनता राजनीतिक नेताओं से इतना ऊब चुकी होती है कि 1998 में ह्यूगो शावेज को वो भारी मतों से विजयी बना देती है। ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन जाते हैं और उन्होंने साइमन बोलीवार के नाम पर अपने देश का नाम बोलीवारियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला रखा। शावेज सोशलिस्ट रहते हैं विचारधारा से और सोशलिस्ट नीतियाँ अपनाते हैं और ऑयल बूम के कारण जो अर्थव्यवस्था बेहतरीन रहती है, उस पैसे का, ऑयल के उस पैसे का ये अपनी जनता पर खूब खर्चा करते हैं, जिसमें कि वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स जनता के लिए लाते हैं और इनका मानना है कि, और इससे चूँकि बगल में अमेरिका कैपिटलिस्ट है, अमेरिका से वेनेजुएला की दूरी मुश्किल से 3500 किलोमीटर है, तो बगल का देश अमेरिका नेचुरली नाराज़ रहता है क्योंकि उसे
सोशलिस्ट नीतियाँ ह्यूगो चावेज़ की पसंद नहीं आती हैं और ह्यूगो चावेज़ अमेरिका को इम्पीरियलिस्ट बताकर अमेरिका का खुला विरोध करने लगते हैं। महंगाई के कारण और इकॉनमी में डिप्रेशन के कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। 2005 के आज 5 के आते-आते 2005 तक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच में ह्यूगो चावेज़ क्या करते हैं कि लोगों को सख्त देने के लिए, गरीबों को सख्त देने के लिए एक मेजर लैंड रिफॉर्म्स, बहुत बड़े स्तर पर लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, जिससे वहाँ की जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाती है। इसका बहुत विरोध होता है। जो वहाँ के जमींदार तरह के सामंतवादी होते हैं, वो बहुत विरोध करते हैं और ये बहुत ही एक देश में सामाजिक सामाजिक आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है। अब याद करिए, यहाँ नेहरू जी जब भारत में स्वतंत्रता 47 में मिली 1947 में, तो नेहरू ने आते ही जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। एक उनकी दूरदृष्टि थी, बल्कि वो तो ये कहिए कि स्वतंत्रता से पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि स्वतंत्र होने पर जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाएगा और हर आदमी को थोड़ी ज़मीन मिले देश की, ये प्रयास किया जाएगा। इस दूरदर्शिता के कारण भारत में ये विद्रोह जमींदारी प्रथा को लेकर उतना नहीं हुआ जितना वेनेजुएला जैसे देशों में, साउथ अमेरिका में हुआ था। इस बीच में चावेज़ बिल्कुल सोशलिस्ट ब्लॉक में चले जाते हैं। चावेज़ अपने समय से सोशलिस्ट विचारधारा के थे और वो सोवियत ब्लॉक में चले गए थे और वहाँ से उन्होंने, अब इसके कारण हथियार की सप्लाई जो अमेरिका से आती थी, वो हथियार की सप्लाई भी वो अपने यहाँ रूस से लेने लगे थे और अमेरिका से इस बात के चलते संबंध बहुत ख़राब हो जाते हैं। 2012 में इन्फ्लेशन से जूझते हुए सरकार एक नया आर्थिक कदम उठाती है और सभी जो प्रमुख सामान हैं, रोज़मर्रा के सामान हैं, उनको सरकारी कंट्रोल के अंदर ला देती। चावेज़ को कैंसर हुआ रहता है और कैंसर से जूझते हुए उनकी दवाई क्यूबा में चलती है और कैंसर से जूझते हुए 2013 में उनकी मृत्यु हो जाती है 58 साल की उम्र में। और वो अपने अपने चहेते अपनी इच्छा अनुसार अपने चहेते उपराष्ट्रपति निकोलस मदुरो को बोलिवारियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनाते हैं। तब से निकोलस मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इन्फ्लेशन से जूझते हुए जो देश था उसको मदुरो उस देश के राष्ट्रपति बनते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं और एक तरह से उनका एटीट्यूड डिक्टेटोरियल हो जाता है। देश में खाने के सामानों की, फूड, मेडिसिन आदि की कमी हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़कर एक समय 800% तक चला जाता है और वेनेजुएला का सेंट्रल बैंक डेटा रिलीज़ करना बंद कर देता है। एक वो डेटा जो रिलीज़ नहीं किया गया था, सेंट्रल बैंक के डेटा से पता चलता है कि 2016 में वेनेजुएला की जो जीडीपी थी उसमें 18.6% की गिरावट आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं जीडीपी में अगर 18% 19% की गिरावट आ जाए तो देश की स्थिति कैसी होगी। इससे देश में सड़कों पर अपराध बढ़ जाता है। डेली रोज़ धरना प्रदर्शन होने लगते हैं और जनता में एक बहुत ही सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो जाता है। सदी के प्रारंभ में यह वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फलती फूलती इकॉनमी थी, वो बर्बादी की कगार पर आ जाती है। यूएसए की जो ऑयल कंपनीज थी, उन्होंने वेनेजुएला में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, लेकिन 1976 में जब ऑयल का नेशनलाइजेशन किया गया तो इन कंपनियों को बहुत घाटा हुआ और चावेज़ ने अपनी पॉलिसी में कहा था कि 60% जो मालिकाना हक है, शेयर है, वो सरकार का रहेगा, बाकी आप अपने पास रखिए, नहीं तो वेनेजुएला से चले जाइए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं अमेरिका की, एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स इत्यादि कंपनियां, शेवरॉन भी संभवतः थी, ये सब कंपनियां वेनेजुएला से बाहर आ गई और वेनेजुएला ने अमेरिका को क्रूड ऑयल की सप्लाई भी रुक गई। इस तरह से ह्यूगो चावेज़ जो एंटी यूएसओ पोजीशन ले चुके थे, उसी पोजीशन को मडुरो ने जारी रखा और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नाराज़गी हमेशा झेलते रहे। 2018 व 2024 के इलेक्शंस में मडुरो विजयी घोषित किए गए, लेकिन यूएसए और यूरोपीय देशों ने मडुरो को इनके इलेक्शन को रिग्ड बताया और कह भी कहा कि वेनेजुएला का इलेक्शन कमीशन मडुरो के फेवर में झुका हुआ है, मडुरो को ज़बरदस्ती ये जिता रहा है। लेकिन इन सब कारणों से अमेरिका नाराज़ हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने इन सब कारणों से नाराज़ होकर वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, मिलिट्री अटैक कर दिया, मिलिट्रीली वहाँ के राष्ट्रपति को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहाँ से अपहरण कर लिया। बात कुछ और है दोस्तों। बात है अर्थव्यवस्था की, बात है तेल की, बात है वेनेजुएला के पास पाए गए क्रूड ऑयल की।
जब अमेरिका में वेनेजुएला से तेल की भरपूर सप्लाई होती थी, तो अमेरिका इस क्रूड को अपने दक्षिणी राज्यों, खासकर लुजियाना और टेक्सास में जो रिफाइनरीज बनाई गई थी, रिफाइनरी इस्टेब्लिश की गई थी, उनमें प्रोसेस कर दुनिया को बेचता था और अच्छी प्रॉफिट कमाता था। इतनी वेनेजुएला से पास होने के कारण अमेरिका का सदर्न हिस्सा और वेनेजुएला का उत्तरी हिस्सा मुश्किल से 3,500 किलोमीटर की दूरी है। तो इसकी वजह से जो रिफाइनरीज थी सब टेक्सास और लुजियाना में इस्टेब्लिश की गई। लुजियाना में 19 रिफाइनरीज हैं और टेक्सास में 47 रिफाइनरीज। इतना बड़ा तेल का व्यापार अमेरिका का वेनेजुएला के साथ होता था। वेनेजुएला के साथ संबंध खराब होने के बाद से यह तेल मिलना बिल्कुल बंद हो गया और सारी रिफाइनरीज बंद हो गई, बंद पड़ी रहीं। और अब इसमें एक चीज़ और है कि अमेरिकी कंपनियों को अच्छे से चलाने के लिए हैवी क्रूड की आवश्यकता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, क्रूड 3 तरह का होता है। मुख्य क्रूड की कई वैरायटीज़ हैं, लेकिन मुख्य 3 वैरायटीज़ हैं, जिसमें हैवी क्रूड है, मीडियम क्रूड है और शेल क्रूड है, लाइट क्रूड है। ये विस्कस कितना है, विस्कोसिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा विस्कस तेल हैवी क्रूड में आता है और कम विस्कस तेल लाइट क्रूड में आता है। अमेरिका में वर्तमान में शेल ऑयल, शेल क्रूड का उत्पादन किया जाता है और ये लाइट क्रूड है, इसे फ्रूट जूस जैसा समझिए। और जबकि वेनेजुएला में पाया जाने वाला जो क्रूड है, हैवी क्रूड है, बहुत विस्कस होता है और उसको बस वो बहुत सस्ते दामों पर बिकता है, क्योंकि उसको रिफ़ाइन करना महंगा पड़ता है। अमेरिका इसी तेल को सस्ते दामों पर खरीद के अपने यहाँ प्रोसेसर से रिफ़ाइन करके उनको दुनिया को बेचा करता। अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिकी कंपनियों को चलाने के लिए, रिफाइनरीज को चलाने के लिए हैवी क्रूड की आवश्यकता है। अब तक अमेरिका क्या करता था कि कनाडा से ये तेल लिया करता था, हैवी क्रूड। हैवी क्रूड में क्या है कि कनाडा से लेता था, लेकिन अब कनाडा से जो टैरिफ वार हुआ और टैरिफ बढ़ गया, तो उसको अमेरिका को दक्षिण की तरफ देखना पड़ा और दक्षिण की तरफ जो देश था, अब उसको याद आई वेनेजुएला की। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हैवी क्रूड का अगर कोई देश है दोस्तों, तो है वेनेजुएला। और दूसरे नंबर का देश जो प्रोड्यूसर हैवी क्रूड का, अच्छी क्वालिटी के हैवी क्रूड का दूसरे नंबर का जो देश है, वो है रूस। तो अमेरिका के लिए बट नेचुरल सबसे अच्छा रास्ता ये मिला कि वो वेनेजुएला के क्रूड पर अपना कब्जा जमाए। ऐसे में वेनेजुएला का आयल अमेरिका के लिए एक वरदान सा दिखा। अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका के लोगों को, तो मैं नहीं कहूँगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखा कि ये सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ तरीका है मेरे लिए। दूसरे, जो पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का भंडारण है, उस भंडार में वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल डिपॉजिट पाया गया है, जो करीब 304 बिलियन बैरल्स है और दुनिया के सारे क्रूड का 18.1% है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है, जिसके पास 267 बिलियन है और उसका क्रूड डिपॉजिट जो है वो 16.1% है दुनिया का। 170 बिलियन बैरल के साथ कनाडा तीसरे नंबर पर है और 158 बिलियन बैरल के साथ ईरान चौथे नंबर पर है। ईरान से आयल मिलेगा नहीं, रूस से आयल मिलेगा नहीं और कनाडा से भी संबंध ठीक नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस सूची में अमेरिका 11वें नंबर पर है और रूस 8वें नंबर पर है। भारत की बात कर लें तो इसी सूची में दुनिया में क्रूड ऑयल के डिपॉजिट के लिए 4.7 बिलियन बैरल के साथ इंडिया 24वें नंबर पर है। 24th नंबर पर दुनिया में इंडिया आता है। इसलिए अमेरिका को लगता है कि यदि वेनेजुएला का ऑयल डिपॉजिट उनके कब्जे में आ जाता है तो अमेरिका में डॉलर्स की बरसात होने लगेगी और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का भंडार उनका हो जाएगा। तो दोस्तों, मुख्य रूप से बात कुल ये है कि अमेरिका को इसलिए वेनेजुएला का क्रूड चाहिए कि उनको कनाडा से क्रूड नहीं मिल रहा है, ईरान से क्रूड नहीं मिल रहा है और उनको सबसे सस्ता है कि वेनेजुएला से क्रूड मिले। वेनेजुएला में उनकी फैक्ट्रीज़ भी हैं, रिफाइनरीज़ भी हैं, उनके एक्सट्रैक्शंस भी हैं, लेकिन वो बहुत पुराने हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका पड़ा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनियां जाकर वहाँ वेनेजुएला में पैसा इन्वेस्ट करेंगी और उन कंपनियों को फिर से शुरू करेंगी और हम वेनेजुएला के ऑयल को मैनेज करेंगे। ये है कारण मदुरो को गिरफ्तार करने का। तेल है कारण जिसका कोई जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नार्को टेररिज्म में गिरफ्तार किया जा रहा है उनको और हथियार रखने का आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप की चाल है, क्योंकि इन्हीं तेल कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव के पहले बहुत सारा
चंदा दिया है और तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको प्रॉमिस किया था अगर उनकी सरकार आती है तो इन कंपनियों को वो इस्टेब्लिश करेंगे वेनेजुएला में। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्होंने एक चुने हुए राष्ट्रपति को एक डेमोक्रेटिक अमेरिका ने उठाकर अपहरण कर अपने देश में लाकर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे देखकर अपना कमेंट ज़रूर करें। कोई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। और आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।